हम एक ही बात कहेंगे कि बजट 2021-22 को लेकर इंडिया न्यूज की ये बड़ी कवरेज है, ये आसान कवरेज है। आपकी भाषा में बजट को हम दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। मैंने आपसे बोला था ना, हम जीडीपी की बात नहीं करेंगे, फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसे क्लिष्ट शब्दों की बात नहीं करेंगे। आसान भाषा में आपको हम ये बताएंगे, आपके घर के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके रोजगार के लिए और अलग अलग सेक्टर के लिए बजट किन मायनों में रहेगा खास। कई बड़ी खबरें हैं और बहुत तेजी के साथ में ब्रेकिंग न्यूज बदलती चली जा रही है। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब से ठीक 45 मिनट के बाद सुबह 10:15 बजे ये मीटिंग होनी है। संसद में 11 बजे बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। बूस्टर डोज मिलेगा या फिर नहीं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हम एक बार फिर से बाकी जितने भी गेस्ट हैं उनके पास में चलते हैं। नए गेस्ट अभी हमारे साथ में विनोद रावल जी जुड़ गए हैं, टैक्स जीएसटी एक्सपर्ट हैं। विनोद रावल जी, चूंकि आप जीएसटी एक्सपर्ट हैं और इसीलिए आपसे एक सवाल है। बजट के पहले जनवरी में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि जीएसटी वसूली के मामले में संभावनाओं से कहीं ज्यादा आगे हम चले गए हैं। तो फिर ऐसे में जब जीएसटी वसूली इतनी जबरदस्त हुई है तो बजट किन मायनों में खास रहेगा? और चूंकि आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं तो आपसे एक सवाल और भी पूछना चाह रहा था। पिछली बार जो टैक्स के मुझे 2 विकल्प दिए गए, इनमें यह कहा गया कि 5 से 15 लाख रुपए के बीच पर आय पर टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन नए टैक्सेशन सिस्टम में एटीसी और एटीसीसीए के तहत मिलने वाली रिबेट शामिल नहीं की गई। अलग अलग तरह की 70 छूट और डिडक्शन को भी खत्म कर दिया गया। क्या यह सिस्टम इस बार कुछ चेंज होगा? टैक्सेशन में क्या कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा? नमस्कार। देखिए, ऐसा है, जहां तक जीएसटी की कलेक्शन की बात करते हैं, 1,20,000 करोड़ जो कलेक्शन हुआ, बिल्कुल मोदी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र भी है। उसके साथ साथ और जो उनके काम जीएसटी के ऊपर किए जा रहे हैं उसका अब रंग दिखने लगा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है, जो टफ तो बहुत लग रहा है, जो मुश्किल भी लग रहा है, हम सब लोगों को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका नतीजा अब दिखने लगा है कि उससे कलेक्शन बढ़ने लग गया है और वो कलेक्शन अब बढ़ता रहेगा। और यही एक वजह, जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि शेयर बाजार और जो बैरोमीटर होता है वो रियलिस्टिक है या वर्चुअल है, तो मुझे लगता है कि वो उम्मीद के साथ है और उम्मीदों के साथ शेयर बाजार चलता है और वो बैरोमीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो जीएसटी का कलेक्शन इंडिकेशन दे रहा है कि ये कंट्री जो है आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, जो हमारे विलेज की इकोनॉमी है, जो टाइप बी सिटीज जो हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं, तो उनका भी कलेक्शन जो है, जो कैश का जो सारा बिजनेस था वो धीरे धीरे रेगुलराइज्ड हो रहा है। हाँ। उसकी वजह से कलेक्शन बढ़ रहा है और बिल्कुल सरकार को इससे फायदा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात जो आपने टैक्स के रेट्स की कही, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस सिस्टम को अभी भी रखा जाएगा। हाँ। और उसके अंदर कुछ और चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं। अच्छा, उसका कारण यह है कि उससे सरकार को जो टैक्सेशन का रिजीम है उसको आसान करने में बहुत मदद मिली है। हाँ। एटीसी और ये सब एग्जम्पशंस, क्योंकि सरकार बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहती है इनकम टैक्स को, तो एटीसी एटीडी जितनी भी डिडक्शंस हैं इसको हटा करके एक सिंपल मेथड दिया जाए और टैक्स के रेट्स को घटा दिया। सरकार को सहूलियत मिली होगी, मुझे नहीं मिली ना। मेरे इतने डिडक्शंस जो थे वो सारे खत्म हो गए। 70 छूट हुआ करती थी, 70 से बल्कि ज्यादा छूट हुआ करती थी। ये नहीं रहा। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में मुझे ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एलआईसी समेत जितने भी ये डिपॉजिट होते थे ना, मुझे छूट मिला करती थी। लेकिन नए टैक्सेशन सिस्टम में ये जो एक नया एक जो घुट्टी दी गई थी ना, मीठी वाली घुट्टी दी गई थी, इससे ये खींच लिया गया था। तो आपको लगता है कि मेरे जेब में थोड़े से पैसे ज्यादा चले आए, थोड़े से पैसे ज्यादा बच जाएं, इसके लिए कुछ होगा या फिर नहीं होगा टैक्सेशन में? देखिए, ऐसा है, एक वो मैकेनिज्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, पिछले बजट में मैं और आप साथ ही थे जब ये आया था और बहुत खुशी हुई थी कि बहुत टैक्स का रेट घट गया और ये सब हुआ। तो जब हमने एनालिसिस किया था तो हम साथ बैठे थे, तो हमने कैलकुलेट किया था कि ये फायदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। हाँ। तो बेसिकली क्या है, वो एक सेविंग मैकेनिज्म है। ये कंट्री हाँ। उसके लिए जाना जाता है कि यहां हम अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। ईपीएफ ईएसआई के पैसे को हम बचाते हैं, आप एलआईसी की सेविंग करके पैसा बचाते हैं, म्यूचुअल फंड से बचता है। तो वो उसको हटा करके उन्होंने कहा था कि सेविंग्स बाद में देखेंगे, पहले जो आज आपको पैसा मिलता है कैसे वो आपकी जेब में ज्यादा डाला जा सकता है, तो उनको टैक्स के रेट्स घटाने में उससे मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि उस टैक्स रिजीम को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सरकार का मकसद यह है कि सेविंग मैकेनिज्म जो इतने सालों से चलता जा रहा था उसको कम करके आपको मेडिकल के लिए एटीडी की बजाय कहीं ना कहीं मेडिकल से वैसे सुविधाएं दी जाए पश्चिमी देशों की तरह से। हाँ। तो मेरा ख्याल है सरकार का ध्यान उस तरफ ज्यादा है ताकि टैक्स के रेट
जो हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, सेविंग तो वहां पे मैकेनिज्म तो उसको होना चाहिए बराबर विनोद जी। करने के लिए ऐसा किया। हाँ, सेविंग मैकेनिज्म तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना हो कि सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट रहे। प्रो पॉपुलिस्ट ये बजट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 134 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये इंतजार है। और बहुत बार कहते हैं ना, जैसे मेरे हाथ का ये ग्लास है, अब आप इसमें देखें ये ग्लास आधा भरा है या फिर आधा खाली है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। आप भले ही से ये कह करके दें कि भैया आधा भरा हुआ हमने ग्लास दे दिया है, लेकिन आधे भरे हुए इस ग्लास से जनता की प्यास आखिरकार बुझती है या फिर नहीं, ये वाली एक बड़ी बात होती है। सीधे हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। श्वेता मेरे साथ में जुड़े। श्वेता है, शिवानी है मेरे साथ में, पीसीआर श्वेता है। श्वेता इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आपके साथ में मार्केट एक्सपर्ट एपी शुक्ला भी हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि शेयर बाजार जम करके झूम रहा है, एक ऐसे वक्त में जबकि शेयर बाजार 50,000 से भी बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए बेताब है, तो ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट 2021-22 के बजट से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? श्वेता। गुड मॉर्निंग राशिद जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मार्केट तेजी से हम देख सकते हैं, उछाल भी है और गिरावट भी है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो अनुभवी मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, एपी शुक्ला जी और जायसवाल जी। दोनों को अनुभव है और दोनों से बातचीत करके जानेंगे कि इस बार कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उछाल देखने को मिलेगी और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें गिरावट आएगी, या मिडिल मैन के लिए क्या कुछ है, आम आदमी के लिए क्या कुछ है। शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, जायसवाल जी फिर आपसे बात करेंगे। कौन से सेक्टर्स हैं जो आप बता सकते हैं कि इस बार उछाल देखने को मिलेगी या खुशियों की सौगात निकलेगी इन सेक्टर्स से? देखिए, सबसे ज्यादा जो है इंफ्रा स्पेंडिंग पे जो है बूस्टिंग रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा रोजगार होता है। रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज करेगी गवर्नमेंट। और एफोर्डेबल हाउस से जो उन्होंने बोला है 2022-2023 तक सबको घर देना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर का जो प्रॉमिस है उसको पूरा करेंगे और उसमें सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं। तो उसमें जो PMY का जो ये है जो सब्सिडी मिलती है, उसमें भी शायद वो बढ़ाएंगे, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में या जो मेट्रो में है वहाँ पे जो सब्सिडी मिलती है वो बराबर नहीं है, तो उसको भी वो थोड़ा सा कंपेरेबल बराबर करेंगे। और पर्सनल टैक्सेज में भी जो कम सैलरी वाले हैं उसमें भी वो थोड़ा बढ़ाएंगे। हाउसिंग लोन जो रहता है उसको बूस्ट देने के लिए उसकी जो लिमिट है वो जो 2 लाख की है कैप, उसको भी थोड़ा बढ़ाने की बात है। तो लोगों के जेब में कैसे पैसे जावे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब जो मार्केट में पैसा खर्चा होगा तो इकोनॉमी चल पड़ेगी। और अभी जो दिख रहा है जीएसटी का कलेक्शन अच्छा दिख रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा खास, जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी कंपनियों ने भी, हमने पिछले महीने पढ़ा था कि करीब 550 कंपनियों ने फार्मा सेक्टर में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और उनको लाइसेंस भी दे दिया गया है। तो वो साल 6 महीने में वो कंपनियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो समझो 500-550 कंपनी जो लगाएंगी। और इंडिया जो है API का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। जो हमारा 80% इम्पोर्ट होता था चाइना से, उसको गवर्नमेंट चाहती है कि वो जीरो हो जाए। बिल्कुल, यानी बैंकिंग सेक्टर और फार्मा सेक्टर्स ये दोनों भारत के लिए खुशियों की सौगात लाने वाले हैं। जायसवाल जी, आपके पास आते हैं, बात करते हैं टैक्स स्लैब्स की। टैक्स स्लैब्स पे कुछ चर्चा करके बताइए कि किस तरीके से अब ये हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है, या क्या कुछ हम यूनियन बजट पे हम उम्मीद लगा सकते हैं? बहुत लंबी मांग थी कि आप 5 लाख तक जो ब्लैंकेट जीरो कर दो। अभी भी 2.5 लाख का ब्लैंकेट जीरो है, और नेक्स्ट जो 2.5 लाख है, जो 5 लाख की लिमिट तक टैक्स फ्री हुआ है, वो सेक्शन 87A के तहत कंडीशनल उन्होंने दिया है। तो टैक्स स्लैब का रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड आ रही थी, काफी समयों से आ रही थी कि अब 5 लाख से अगर ज्यादा इनकम है तो आप 20% सीधे 5% से सीधे 20% का जंप हो जाता है, तो बड़ा जंप है। तो हमको लगता है ये लंबी डिमांड इस बार पूरी होगी, क्योंकि सरकार ने खुद हिंट दिया कि 100 सालों में देखिए जैसे कि ऐसा बनेगा। अभी जैसा जी ने बताया कि श्वेता, दोबारा आपके पास में आते हैं, विजय चौक चलते हैं, राकेश कुमार सिंह के पास में। इस वक्त विजय चौक से राकेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्योंकि कैबिनेट मीट को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? कैबिनेट मीटिंग कितने बजे शुरू होगी और अप्रूवल के बाद फिर उसके बाद संसद भवन कब रवाना होंगी वित्त मंत्री? राकेश, देखिए राशिद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन हैं और राष्ट्रपति भवन से जो है कुछ ही क्षणों में ये संसद भवन पहुंचेंगी। 10:15 में जो है कैबिनेट आहूत किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 11 बजे आम बजट पेश किया जाएगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कोरोना काल से जूझने के बाद
आखिरकार आम आदमी को इस बजट से कितना राहत दी जाती है। सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक राकेश, मुझे आम आदमी को आपके जरिए एक और भी चीज आपके जरिए जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, पैनलिस्ट की भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है। वो ये कि हाथ में निर्मला सीतारमण के ये क्या था? इससे पहले हम एक जमाने में वित्त मंत्री के हाथ में सूटकेस या ब्रीफकेस देखते थे, फिर वही खाता देखते थे। एक फोल्डर सा है, इस फोल्डर के अंदर क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट है जो डिजिटल फॉर्म में, जिसमें से पढ़ करके वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, आज अपना बजट भाषण देंगी? देखिए राशिद, जो हमें वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि मेड इन इंडिया टैबलेट है और उसी में आम बजट है और उसी के जरिए जो है अपने बजट रखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो या जो मध्यम वर्ग का, तो सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि उनके लिए क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक रक्षा बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ, क्योंकि जिस तरह से जो चीन के साथ तनातनी और जो सीमांतर इलाका है वहां पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना है उस पर ज्यादा निशाबंद कुछ कहना चाहती हैं? निशाबंद बहुत जल्दी बोलिए, क्योंकि मुझे अब आगे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के भी कुछ बातें करनी है। बहुत जल्दी अपनी बात जी राशिद जी, हमने इस डिबेट में बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स अपने डिग्नेटरीज, अपने फेलो पैनलिस्ट से लिए। और फिर मैं एक एस्पेक्ट इसमें ऐड एक्सक्यूज मी एक एस्पेक्ट इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जो कि है शिक्षा। और मैं बहुत इस बजट से बहुत उम्मीद में हूँ कि हमारे शिक्षा स्तर में ये बजट के बाद से एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान 10 महीने से सभी स्कूल्स बंद हैं और लगभग 30 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अभी बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए और एक एजुकेशन सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, स्कूलों को वापस खोलने के लिए एक अच्छी धनराशि की आवश्यकता मुझे जो लगती है वो बहुत जरूरत उसकी लगती है। और जैसे कि हमारे वित्त मंत्री ने अभी बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये बजट को लेकर एक मीटिंग भी करी थी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो एजुकेशन के लिए इनपुट्स दिए थे वो हमारी जीडीपी के 6% को खर्चा जो उसका है एजुकेशन का बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक लाने की बात भी करी गई थी। और जैसे कि राशिद, हम सब जानते हैं कि हमारा जो शिक्षा अधिकार कानून 2009 है उसके लागू होने के बाद में बहुत ही उच्च दर में जो दाखिले देखे गए थे स्कूल में, और पर कोरोना के दौरान एक 25 से 30% तक जो ड्रॉप आउट बच्चों का देखा गया है स्कूल से। उसमें एक व्यवस्था की बहुत जरूरत है, एक अच्छे सिस्टम, एक अच्छे एजुकेशन की और एक अच्छी धनराशि लाने की बहुत जरूरत है, जिसमें एकदम ठीक आप कर रही हैं, क्योंकि 5 साल में हिंदुस्तान में जो शिक्षा का बजट है ना 48% बढ़ा है। और शिक्षा बजट के लिए कई अलग अलग सुझाव देते हुए निशाबंद, उनका कहना यह था, मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि किसी भी तरह से ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन लोन लेना आसान बनाया जाए, इस पर ब्याज की दरें भी कम की जाएं। और अभी जितने पैनलिस्ट हैं एक बार फिर से उन्हें री-इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक बार दिखा देते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता मेरे साथ में है क्या? डॉक्टर डीके गुप्ता, एमजे खान जी, विनोद रावल जी, मेजर जनरल जेके एस परिहार, मनीष गुप्ता जी, ये सभी लोग मेरे साथ में हैं। शरद कोहली अब से थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। लेकिन विनोद रावल जी, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से अगर इंतजार किया जा रहा है तो फिर इंतजार किया जा रहा है एयर इंडिया का, इंतजार किया जा रहा है भारत पेट्रोलियम का, और क्या ये बजट 2021-22 इन प्राइवेटाइजेशन के लिए, इस निजीकरण के लिए साइन पोस्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा? अगर बनेगा, इस बात की श्योरिटी रहेगी कि ये विवादों में न घिरे, क्योंकि देश में क्या होता है ना, जब भी निजीकरण किया जाता है या विनिवेश किया जाता है, यानी जब भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, तुरंत ही विवादों में आ जाता है। ये देखिए, ऐसा मैं सहमत हूं, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो आपने नाम लिए, एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम, दोनों बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं डिसइन्वेस्टमेंट के लिए और पूरा इसके ऊपर डिस्कशंस भी चल रही हैं। जहां तक आपने दूसरी बात जो कही कि इसका विवादों में घिरने की बात है, देखिए विवादों में तो जब भी आप कोई नया कदम उठाएंगे तो वो विवादों में जाता ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आज अगर एयर इंडिया को बचाना है या भारत पेट्रोलियम को आगे चलाना है तो आप कैसे करेंगे? उसके अंदर कोरोना काल के बाद सरकारों के पास पैसा नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त उससे लड़ रही है, तो हम उससे कोई अछूते भी नहीं है। उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बाकी पश्चिमी देशों की थी, उसके बावजूद हमारा सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा है, सबसे कम मोर्टेलिटी है। कोरोना को जिस ढंग से हम लोगों ने लड़ाई की, शायद मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई देश इस तरह से लड़ा हो। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि इनका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस जिनकी आपने बात की, एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम,
दोनों का डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल होने वाला है, लगता है ऐसा, और शेयर बाजार कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिएक्ट भी कर रहा है। ठीक है, और विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता, विवादों से सरकार का फर्क नाता नहीं शुरू पड़ता। से है। और यही एक वजह है कि डॉक्टर डीके गुप्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वरना अगर मैंने उनसे सवाल नहीं किया तो फिर विवादों में मैं पड़ जाऊंगा कि आखिरकार डॉक्टर डीके गुप्ता से मैं हेल्थ बजट को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, सेहतमंद इंडिया को लेकर, हेल्दी इंडिया को लेकर के सवाल क्यों नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपसे मुझे कई सवाल करने हैं। अब मुझे यह बताएं कि क्या इस बार भारत को हेल्दी इंडिया बनाने वाला यह बजट होगा या फिर नहीं, क्योंकि इंतजार यह किया जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इस बार बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाएंगे या फिर नहीं, आप हमें बताएंगे। हेल्थ बजट दोगुना करेगी सरकार या फिर नहीं, क्योंकि 5 साल में 57% हेल्थ बजट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। पिछली बार का जो हेल्थ बजट रहा था 67,484 करोड़ का हेल्थ बजट रहा है, लेकिन कोरोना के बाद क्या इसमें बहुत ज्यादा और भी पंप किए जाएंगे पैसे हेल्थ सेक्टर में? जी, तो मैं पहले कुछ आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे देश में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, हेल्थ में इलाज कराने के लिए लगभग 60% लोगों को अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लगभग 50% जनसंख्या ऐसी है जिसको अच्छे इलाज के लिए 100 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है। और हर साल लगभग 6 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, बिकॉज उनको बहुत सारा पैसा अपने इलाज पे खर्च करना पड़ता है। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग जीडीपी का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे। हम लोग सिर्फ 1.3% करते हैं गवर्नमेंट से, और लगभग 3.5% प्राइवेट हेल्थ केयर करता है। हाँ। ये दुनिया में सच में ही कोविड जैसी पेंडेमिक लड़ाई से आगे फ्यूचर में लड़ना है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। अगर हमें चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, अगर हमें चाहिए वेंटिलेटर बेड्स पूरे मिल जाएं, आईसीयू बेड्स पूरे हो, सबका इलाज हो, कोई भी गरीबी रेखा के नीचे ना जाए, और जो हमारी बहुत बड़ी जो एम्बिशियस योजना है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड किए जाएं और उसके रेट रिवाइज करे जाएं, क्योंकि इसके रेट इतने कम है कि अच्छा इलाज मिलना उस रेट्स पे मिलना असंभव है। तो डेफिनेटली ये सही समय है हमें अपना बजट कम से कम दोगुना करने के लिए। जैसा आपने बताया कि हमारा बजट लगभग 67,000 करोड़ लास्ट ईयर था, तो इस समय चाहिए कि हमसे एटलीस्ट 2.5%, 1,20,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। डीके गुप्ता जी, मुझे ये समझाइए, आपकी बात मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, लेकिन मैंने कहा ना बहुत आसान शब्दों में कुछ चीजें मैं समझना चाहता हूं। मेरा भारत हेल्दी इंडिया मेरे हिसाब से तब होगा जब प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च और सरकारी हॉस्पिटल के खर्च के बीच का जो फासला है ना, बहुत ज्यादा नहीं रह जाता। मेरा भारत हेल्दी इंडिया तब हो जाएगा जब अपने ही वेंटिलेटर हम, हालांकि हमने अब मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर बनते हुए आगे तो बढ़ने लगे हैं, लेकिन जब मुझे दवाई सस्ती मिलेगी, ऑपरेशन सस्ता मिलेगा, स्टेंट सस्ते मिलेंगे, जो इमरजेंसी है वो मुझे सस्ती मिलेगी, कोरोना की वैक्सीन जब मुझे मुफ्त मिलेगी, वैक्सीनेशन मेरे लिए मुफ्त किया जाएगा, तभी मैं ये समझूंगा कि हेल्दी इंडिया बन रहा है। अब क्या होता है ना, हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि और बाकी जितने भी मुल्क हैं वहां पर हेल्थ जो है टूरिज्म सा बन गया है, एक बिजनेस सा बन गया है। यानी अलग अलग पैकेजेस दे दिए जाते हैं कि भैया इतना पैकेज है, अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो इतना पैकेज है, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, रीनल पेशेंट है तो ये पैकेज है, डायलिसिस कराने जाते हैं तो ये पैकेज है, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो ये पैकेज है, अगर आप कैंसर वाले हैं तो ये पैकेज से छुटकारा देने वाला ये बजट कब मिलेगा मुझे, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल, तो एक तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में सबसे सस्ता इलाज इंडिया में होता है, दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर्स इंडिया में, दुनिया में सबसे अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ है वो इंडिया में। हमारे जो रेट है दुनिया से लगभग 1/10 है। अगर हम लोग एंजियोप्लास्टी यहाँ कराते हैं तो 1-1.25 लाख हो जाती है, अगर आप बाहर कराएंगे वो 10 से 15 लाख लगेंगे। हर चीज जो हमारे यहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट 3 से 4 हजार में जाता है, बाहर जाओगे तो 3 लाख रुपए लगते हैं। तो इसलिए हम ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को कैसे, जो आपका पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हो, कि स्टंट हमारे यहाँ मिले, हमारे यहाँ इम्प्लांट हमारे यहाँ हो, वैक्सीन हमारे यहाँ डेवलप हो। वो जब भी होगा जब हम अपना R&D बजट है, जो रिसर्च का बजट है, उसको बढ़ाएंगे। अभी हम लोग पूरे बजट का सिर्फ 3% पैसा जो खर्च करते हैं वो R&D में खर्च करते हैं। उसके बावजूद भी आप मानोगे कि हमारे दुनिया के साइंटिस्ट जो इंडिया में है, हम लोग जो है वो दुनिया से कहीं कम नहीं है। हमने सबसे कम समय में इंडिजिनस कोविड वैक्सीन डेवलप कर दी। हमारे यहाँ इतने सारे, और उम्मीद ये करते हैं कि और भी ज्यादा आत्मनिर्भर हम बनेंगे, रक्षा में आत्मनिर्भर बनेंगे, हेल्थ सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और हाँ, हेल्थ का चाइना कनेक्शन क्या है इसे लेकर के मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन मनीष भाई, क्या है ना, आज सुबह सुबह जब मैं घर से निकला, मेरे आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, उनका एक ही रोना है कि भैया
सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक ना हम टैक्स दिया करते हैं, नाश्ता करने से लेकर के डिनर करने तक हम टैक्स दिया करते हैं, रात में, बल्कि एक भाई साहब थे उन्होंने तो कहा कि रात का हम चूरन भी खाते हैं ना भाई, तो हम उस पर भी टैक्स दिया करते हैं। मेरी टीम ने एक एवरेजिंग की हुई है। ये एवरेजिंग है राशन से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, पेट्रोल डीजल, बाहर घूमना फिरना, बच्चों की शिक्षा, किराया, EMI, शॉपिंग, दवा, इनकम टैक्स, कुल मिला जुला करके इन सभी पर जब इन सभी के जरिए जब टैक्सेशन की मार पड़ती है तो मेरे पॉकेट को बुरी तरह से ये हिट करती है। ये टैक्सेशन की उलझन से, इतनी उलझनों से मैं मुक्ति पा पाऊंगा या नहीं, ये स्लैब वैब ये तो अलग सी बात है, लेकिन इतने टैक्स लगने से मुक्ति मुझे कब मिलेगी? राशिद भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछी आपने। अभी बात कर रहे थे रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, बहुत हमें इन सारे हवाई जहाज की जरूरत है, फाइटर प्लेन्स की जरूरत है। हाँ। डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे कि हमें हेल्थ केयर का सेक्टर का जो बजट है वो डबल हो जाना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है और कह रहे हैं किसानों के लिए बड़ी बजट की सौगात मिलनी चाहिए। ऐसे में सरकार के पास खजाने में है क्या? आप गिन के 1 लाख करोड़ का एवरेज लगा लीजिए तो 12 लाख करोड़ ये बचते हैं, उसके बाद 60-70 हजार करोड़। आपने तो ऐसी बात कर दी कि बिहार इलेक्शन के वक्त में नीतीश कुमार ने कहा था, जब तेजस्वी ने कहा कि भैया हम रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, तो उन्होंने कहा पैसवा कहां से आएगा, पैसवा ऐसे करते हुए, तो आपने तो बिल्कुल ऐसा कह दिया कि पैसवा कहां से आएगा, सरकार का खजाना। हाँ, अगर मैं आम नागरिक होने के माध्यम से एंगल से कहूं तो हाँ साहब, इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, 5 लाख का 6 लाख हो जाए और कोई हमें सारी बेनिफिट मिले जी। और इसी तरीके से जीडीपी उसमें जीएसटी में भी छूट मिले। बट सच में इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तो डरता हूं कि कहीं कोरोना के नाम पर कोई सेस ना आ जाए, जिस तरीके से एजुकेशन सेस। आगे मैं ये बात करने वाला था कि क्या कोरोना सेस आएगा या फिर नहीं, ये मैं बात बिल्कुल करने वाला था, लेकिन बार बार मेरे ऊपर प्रश्न ये बहुत बड़ा डर है सबके दिमाग में। विनोद जी क्विकली बोलिए, कोरोना सेस आएगा क्या? मुझे ब्रेक लेना है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल कोरोना पे कोई सेस आएगा। ये कहना मनीष जी का। विनोद जी, कोरोना सेस आएगा क्या? विनोद जी, मैं बिल्कुल इस डर के साथ बैठा हुआ हूं कि कोरोना का एक सेस जरूर आने वाला है, जिससे आप और हम बच नहीं पाएंगे, और मुझे लगता है ये जरूर आएगा। अच्छा। अगर कोरोना से आएगा तो फिर इसकी मार कितनी पड़ेगी, इस पर भी बातचीत हम आगे करेंगे। अब क्या होता है ना कि सरकार की आमदनी के जरिए 3 ही हैं, या तो टैक्स के जरिए, या सरकारी कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड, या फिर विनिवेश के जरिए जुटाई गई रकम, और तीनों में ही अगर सरकार घाटे में है तो सरकारी खजाना खाली है। सरकारी खजाना खाली है तो फिर ऐसे हमारी जेब कैसे भरेगी, हमारी जेब के जरिए के लिए ये बजट किन मायनों में खास होगा, इस पर नजर बनी हुई है। ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, 10:15 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, 10:30 बजे कैबिनेट की मुहर लगेगी। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बार बार एक ही बात कहूंगा, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी जेब, आपकी सैलरी, आपकी रसोई, यानी आसान शब्दों में बजट को दिखाने, बताने और समझाने वाला देश का इकलौता चैनल इंडिया न्यूज। और बड़ी स्कीम्स क्या क्या आने वाली हैं, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद।